जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए आज हम लेकर आए हैं आपका साइंस का क्लास। इससे पहले का जो क्लास था वो हिंदी का था, है ना, और ये उसका होमवर्क है। होमवर्क में आपको पूछे थे कि निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मलिन। तो इनमें सही आंसर देने वाला एक आरती है, बंगाली यूट्यूब है, संस्कृति है, सोनाली है। ठीक है, तो आप सभी का नाम भी ले लिए हैं। बाकी आगे भी यहाँ पर होमवर्क आप सभी को मिलेगा, तो लास्ट में दे दिए हैं। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो जरूर से बताइएगा। आगे हम करते हैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट लगाते हैं, तो आप सभी लोग भी लगाइएगा। ठीक है, जो नए छात्र जुड़ रहे हैं कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है। टोटल लास्ट में स्कोर बताना है कि सर इतना सही हुआ। ठीक है, और लास्ट में जो होमवर्क मिलेगा उसका भी आंसर आप सभी को बताना होता है। तो चलिएगा, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह से कितना होता है, लगभग में पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा कि 36,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो मान होता है वो 35,700 के आसपास कुछ होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में हमेशा यही मिलेगा, 36,000 किलोमीटर। अब आपको समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा होगा कि तुल्यकाली उपग्रह कहते किसको है। तो समझिए, जो भी सैटेलाइट वगैरह उपग्रह वगैरह जो लॉन्च किया जाता है वो कहाँ पर जाता है, तो ऊपर जा करके पृथ्वी के समांतर जो है कक्ष बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं भू स्थैतिक कक्ष। क्या बोलेंगे, ये शब्द याद रखिएगा, भू स्थैतिक कक्ष उसको बोलते हैं। वहीं पर जाकर के ये घूमने लगता है। और किस क्रम में घूमता है, जिस क्रम में ध्रुव पर जो है हमारे पृथ्वी घूम रहा है उसी प्रकार वो भी घूमता है, उसी के समान घूमता है। इसलिए देखिए कहा गया ना, काली माने उसी के समय के अनुसार वो भी घूमता है। काल माने समय होता है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो उसी के तुलना, तुल्य माने हो गया बराबर, माने जिस पर हिसाब से पृथ्वी घूमता है उसी के हिसाब से वो भी अब उस कक्ष में घूमते रहता है जो उपग्रह लॉन्च किया गया है। समझ गए। तो देखिए, सवाल घुमा करके पूछा है, वो डायरेक्ट पूछना चाहिए उसको कि भू स्थैतिक कक्ष जो है पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचा पर है स्थित। तो भाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन वो ना पूछ करके क्या बोला कि तुल्यकाली उपग्रह जो लॉन्च किया जाता है उसका दूरी कितना है। तो भाई वो भी जाकर के तो भू स्थैतिक कक्ष में ही जाके अटकता है। समझ गए। तो उसका भी तो ऊंचाई इतना ही होगा। सवाल बस घुमा करके पूछा है। ठीक है, तो याद रहेगा 36,000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इस मान को। अगले क्वेश्चन पर आइए मेरे भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है कहाँ पर। नॉटिकल मील जो है, ये नॉटिकल मील ये दूरी की ही इकाई है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर होता है, यही ये पूछ रहा है। नौ संचालन में, सड़क परिवहन में, खगोलीय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे भाई, नॉटिकल मील ना समुद्री इलाकों में यूज किया जाता है, जहाँ पर गहराई, पानी के अंदर की गहराई जहाँ पर मापना होता है, लंबा लंबा दूरी वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपके नहर का दूरी मापेंगे अंदर में गहराई। नहर की गहराई कितना होगा, मुश्किल से 5 फीट 10 फीट होगा, है ना, उतना ही ऊंचा वो उसमें पानी चल रहा होगा। तो उसको नहीं बोलते नॉटिकल मील। नॉटिकल मील होता है कई सारे किलोमीटर के अंदर की गहराई, जैसे समुद्र वगैरह की जो गहराई मापा जाता है उसमें नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। समझे। तो कहिएगा सर यहाँ पर सटीक आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो हाँ, नौ संचालन में। समझ रहे हैं, नौ संचालन बोल सकते हैं, क्योंकि समुद्र वगैरह में नाव चलता ही है, तो नौ संचालन में बोल सकते हैं इसको। सड़क परिवहन में तो किलोमीटर का यूज होता है, हम सभी को पता है। खगोलीय इकाई में आप सभी लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है, कहिएगा सर दूरी का। कौन दूरी का, यही खगोलीय वाला दूरी का, जो ग्रह वगैरह नापा जाता है कि यहाँ से सूर्य का दूरी कितना है, पृथ्वी का दूरी कितना है। समझ रहे हैं, उसी को कहा जाता है खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी। तो वो तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और किलोमीटर में जो सड़क वगैरह हम जो पृथ्वी की सतह पर मापते हैं उसको सड़क परिवहन के अंतर्गत रख सकते हैं। और जो नौ संचालन में हो गया या फिर समुद्र की गहराई पूछ लिया जाए तो नॉटिकल मील में मापते हैं। समझ गए, इन तीनों को याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण इसको बोलते हैं, इसका ये कैसा हो जाता है, इसका मान क्या होता है, यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई मेरे इसका आंसर पहले आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा, बढ़ता है। अब इसको थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, समझिएगा। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, यानी कि विषुवत रेखा उसको बोलते हैं जो पृथ्वी को दो भागों में काट देता है। इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। समझे, इसका 2-3 नाम है। इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए। तो यदि विषुवत रेखा से हम पोल की ओर, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा से या तो हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या फिर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं। नॉर्मली ये याद रखिएगा कि ध्रुव की ओर जाने पर छोटी जी का मान क्या होता है, तो कहिएगा सर बढ़ता है।
क्या हो जाएगा, बढ़ता है। एक शब्द तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप नोट्स जो बना रहे हैं, नोट्स में लिखिए, हम जो लिखवाते हैं। आपको यदि पूछ लिया जाए कि ध्रुव पर ही मान बताइए कितना होता है छोटी जी का, तो भाई महत्तम होता है, सबसे ज़्यादा महत्तम, समझ लीजिएगा, ध्रुव पर महत्तम होता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा पर बताइए, यानी विषुवत रेखा पर छोटी जी का मान कितना होता है, न्यूनतम होता है, ये भी लिखिए। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर छोटी जी का मान हमेशा घटता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, घटता है सतह से। ये सतह से यदि बोला जाए कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाने पर छोटी जी का मान घटता है। और एक और याद रखिएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से छोटी जी का मान घटता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति का मान घटने से छोटी जी का मान बढ़ता है, ये अपोजिट में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को जितना हम आपको लिखवाएं सबको लिख लीजिए कहीं पर नोट्स बना करके, और याद रखिए उसको। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि एक लड़के द्वारा 1 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक जो है उठाया जा रहा है, तो उठाने जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। कार्य यहाँ पर पूछ रहा है, कहिएगा सर कार्य वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, बल गुना विस्थापन होता है, यानी कि यहाँ पर बल और क्या चाहिए, विस्थापन यानी दूरी चाहिए। तो बल तो कहीं पर बल का मान दिया नहीं है, विस्थापन दूरी तो दे रखा है कि भाई 1 मीटर तक उठाया जा रहा है, लेकिन बल को कैसे आप यहाँ पर डिनोट कीजिएगा। बल में दूरी का गुना करेंगे तभी तो हमारा कार्य निकलेगा, लेकिन बल तो है नहीं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक चीज़ आपको और समझाते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर भार वाला लगाइएगा। भार को ही बल भी कई बार बोला जाता है। कैसे आपको समझाते हैं। भार का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा सर जी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय, जिस ताकत से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो 1 किलोग्राम की वस्तु है, इसका मतलब ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। समझ गए, 1 केजी क्या है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान है, उसको भार नहीं बोलिएगा। यानी तौलने पर उस वस्तु का, यानी कि उसमें कितना कण से मिलकर के वो बना हुआ है, वो कितना बड़ा है छोटा है, वो द्रव्यमान दिखाता है। 1 किलोग्राम वस्तु, उसको द्रव्यमान बोलते हैं, भार नहीं बोलेंगे। भार तब बोलेंगे जब उसमें गुरुत्वीय त्वरण ऐड कर दिया जाएगा, है ना, गुना कर दिया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, कहिएगा सर 9.8 होता है। समझे, तो 9.8 जब इसमें गुना कर देंगे तब उसको बोलेंगे भार। और भार को ही कई बार बल भी बोला जाता है, आप सभी लोग पढ़ेंगे। भार का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन होता है। आप समझ रहे हैं। तो द्रव्यमान गुना त्वरण जब ऐड करेंगे तो हम भार बोल सकते हैं, या फिर उसको हम बल भी बोल सकते हैं। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 9.8 गुना 1 करेंगे तो 9.8 ही निकल जाएगा। तो आप 9.8 के इसको क्या बोलेंगे, कहिएगा सर न्यूटन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, भार निकाल रहे हैं या फिर बल निकाल रहे हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लिखेंगे। अब 9.8 न्यूटन हमारा बल मिल गया या फिर भार मिल गया, कह सकते हैं। अब आप सिंपली फार्मूला लगाइए कि इसका कार्य वाला। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा सर जी बल गुना विस्थापन पढ़े हैं। बल गुना विस्थापन, या फिर इसी को दूरी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो समझिए बल हमारा कितना निकला, कहिएगा सर जी 9.8 निकला। ये क्या निकला, 9.8 न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन यानी दूरी, कितना मीटर तक ऊपर उठा रहा है कहिएगा सर 1 मीटर उठा रहा है, गुना 1 कर दीजिए। 1 करेंगे तो फिर वापस कितना निकलेगा, 9.8। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहिएगा सर जी कार्य निकाले हैं तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो जे दिखाएंगे। समझ गए, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 9.8 जूल निकल जाएगा। किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर जी बी में है यहाँ पर, है ना। किस ऑप्शन में मेरे भाई, बी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए ना किस प्रकार से इसको बनाएं। सबसे पहले आपको भार या फिर बल का मान निकालना है, जिसमें कि आपका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुना होगा। समझ गए, तब जा करके आपका बल निकलेगा, और फिर बल का विस्थापन के साथ गुना करेंगे तब आपका कार्य निकलेगा। समझ गए, नहीं समझे तो पीछे करके क्लास को देख लीजिए, वापस समझना है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना ही दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। बताइए, किसी चीज़ को हम छुएंगे नहीं लेकिन दूर से ही उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस तकनीक को क्या कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं, कहिएगा सर जी सुदूर संवेदन कहते हैं। सुदूर संवेदन या फिर सुदूर सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप समझिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग भी कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग इंग्लिश में बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। मतलब इसका क्या है, जैसे आप कोई फ़ोन लिए, कैमरा से अपना जो है ऑन किए और किसी चीज़ का फ़ोटो खींचे, तो आप उस चीज़ को आप छूने तो नहीं गए, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में देख रहे हैं स्टोर वहाँ पर हो गया। यानी किसी चीज़ को छुए बिना ही उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। या फिर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, हम छूने तो नहीं गए लेकिन हमारा आँख उसको देख रहा है, और देखने से हम जो है उसके बारे में जानकारी यदि ले रहे हैं कि हाँ भाई वो किस कलर का है, हरा है कि पीला है कि नीला है। समझे, तो उसको कहता है सेंसिंग है। कौन सा सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। हिंदी में इसी को सुदूर संवेदन कहा जाता है। ये सिंपल जो है एकदम देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन शब्द से ये हार्ड लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा समझना जरूरी है। बस ये सिंपल ही क्वेश्चन है, बस किसी चीज़ के देखने के बाद हमको जो नॉलेज मिलता है उसी को सुदूर संवेदन कहते हैं, सुदूर सेंसिंग कहते हैं।
करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई हार्ड सवाल नहीं था, लेकिन शब्दों से ये हार्ड बन गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो सर में पहन करके देखता है वो कौन सा दर्पण होता है, लेंस होता है, क्या होता है बताइए। हेड मिरर, मिरर पूछ रहा है तो दर्पण ही होगा भाई, लेंस तो नहीं बोलेंगे उसको। ENT, तो सबसे पहले तो आप ENT का मतलब समझ ली। ENT क्या, E माने हो गया ईयर, N माने हो गया नोज, और T माने हो गया आपका थ्रोट माने गला, समझें। तो भाई ये पूछ रहा है कि नाक, आँख हो गया, गला हो गया, तो इन सारे चीज़ों का जो डॉक्टर होता है वो सर में जो दर्पण पहन करके देखता है, इलाज करता है, वो कौन सा दर्पण होता है। तो भाई नॉर्मली डॉक्टरों के पास कौन सा दर्पण से इलाज करता है, कई कैसे हम तो खूब पढ़े सर, अवतले दर्पण होता है, ठीक है। क्लास 10th में ही मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लिए होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहे प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल, देखिए नॉर्मली आपको समझाते हैं। जो आपका सोलर पैनल आप सब लोग देखे ही होंगे, है ना। सोलर पैनल क्या करता है, सूर्य का जो एनर्जी होता है उसको स्टोर कर करके बैटरी में रखते जाता है, और किस रूप में रखता है, कई सजीव विद्युत ऊर्जा के रूप में रखता है। और यदि अंदर जा करके पूछे तो कौन सा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा। ये नॉर्मल क्वेश्चन एकदम से, विद्युत रासायनिक ऊर्जा बोल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक तो भरा रहता है सेल में, तो विद्युत रासायनिक ऊर्जा भी बोल देते हैं उसको। यानी कहने का मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको हम करंट में बदल देते हैं, बिजली के रूप में बदलते हैं, उसी को तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो भाई ये पूछ रहे हैं प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है, बताइए। सेट लगा रहे हैं आप सभी लोग, लास्ट में स्कोर बताना है आप सभी को, और ईमानदारी से लगाइएगा, ये नहीं कि गलत करके वापस सही कर रहे हैं, सर तो देखने नहीं आ रहा है, तो भाई अपने से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगा, समझे। ईमानदारी से लगाइएगा, तभी तो आप जांच पाइएगा ना कि हम मेरा भाई तैयारी कैसा हो रहा है। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है। तो कहिएगा सर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म होता है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल निकलता है बाहर। ये तो आप सभी लोग फॉर्मूले में ही पढ़े होंगे, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में जरूरी किसका किसका होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का आवश्यकता होता है, इसके अलावा आपका सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पोषक तत्व दिख रहा होगा। पोषक तत्व क्या है सर, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म होती है उसके दौरान जो है पेड़ के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है वो अपने फल जो अपना उसमें फल जो लगता है फल में जाकर के वो संचित रख लेता है, तो उस फल को हम खाते तो हमारे अंदर भी एनर्जी आता है, तो उसी को कहता है पोषक तत्व। तो ये सारे जो हैं पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा आपका पोषक तत्व, ये सारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद वाला प्रोडक्ट है। लेकिन उससे पहले यूज किसका होता है, तो क्लोरोफिल और प्रकाश सूर्य प्रकाश का यूज होता है। समझ गए, तो करेक्ट आंसर डी होगा। वही कह रहा है किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए मेरे भाई, अच्छा यदि सवाल आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको और लिखाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह सर्वाधिक किस सूर्य प्रकाश में किस रंग में होता है, तो लाल सूर्य प्रकाश में। प्रकाश रंग जो है 7 रंगों में विभक्त है, तो लाल वाला जो प्रकाश रंग होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज गति से होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो लाल रंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। लोहा इससे निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है लोहा, इन चारों ऑप्शन में से बताइए। तो बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर हेमेटाइट एक अयस्क है और इसी से लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट का यदि रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो Fe2O3 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और याद रखिएगा जो पूछा जाता है ज़्यादातर अयस्क वाला। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है, बॉक्साइट है, और बॉक्साइट का रासायनिक फॉर्मूला Al2O3 होता है, ठीक है। एक बार वापस से लिखते हैं Al2O3। कई बार इसमें 2H2O भी जोड़ दिया जाता है या 3H2, जल का मात्रा कम ज़्यादा होते रहता है, इसलिए 3H2 या 2H2 आपको कभी मिलेगा, लेकिन Al2O3 आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका एक पारा वाला पूछा जाता है कि पारे के अयस्क का नाम क्या है, तो सिनेबार HGS जिसको बोलते हैं, ठीक है। पारा वाला एक पूछा जाता है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, बताइए। पौधे के किस भाग से दालचीनी, एक साथ दालचीनी सर छाल से प्राप्त होता है, छाल से। दालचीनी देखें ना, जो मसाला होता है वो लकड़ी के जैसा ही दिखता है, वो पेड़ का छाल ही होता है, तो छाल से प्राप्त होता है। इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि लौंग किससे प्राप्त होता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, लौंग जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो लौंग प्राप्त होता है सूखी हुई फूल की कलियों से। तो नॉर्मली याद रखिए फूल की कलियों से। यदि लौंग वाला पूछा जाए तो एक बार फिर से लिखते हैं लौंग वाला, यदि लौंग कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछा जाए तो कहिएगा सर फूल की कली से, फूल की कली से। ये सुखा दिया जाता है, इसको सुखा करके निकाला जाता है, तो लौंग। तो ये दालचीनी वाला ध्यान रखिएगा, छाल से, और लौंग फूल की कली से। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों
के जड़ से प्राप्त किया जाता है। बताइए, खाने पीने वाला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कौन है जो कि जड़ से प्राप्त होता है? कहिएगा सर जी पालक, पालक तो ऊपर लगता है, बंधा गोभी तो ऊपर, ये धनिया ये सब तो ऊपर ही लगता है। इसके अलावा देखिएगा आलू, आलू ठीक है जड़ वाला हो गया। आम लेकिन आ गया तो इसमें फिर ये वाला भी नहीं होगा, आम तो पेड़ में लगता है ऊपर, ये जड़ का तो इससे कोई रोल नहीं है। गन्ना, गन्ना का भी देखिए तना खाया जाता है, समझ रहे हो, हम तना खाते हैं। प्याज चुकंदर तो ठीक है, लेकिन गन्ना का हम तना खाते हैं, जड़ तो नहीं खाते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा डी। कहिएगा सर कैसे? मूली, ये भी नीचे बैठता है ना, नीचे यानी जमीन में ये बैठता है, जमीन में ये उपजता है, उसी को हम खाते हैं। इसके अलावा सलजम यानी टर्निप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये भी नीचे जा करके वो होता है। इसके अलावा आपका गाजर, ये भी नीचे वाला यानी जड़ वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सबसे सटीक डी हो जाएगा। खाद्यों का कौन सा समूह जो कि जड़ से, पेड़ों के जड़ से प्राप्त होता है, तो यही वाला डी, मूली, सलजम और गाजर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? बताइएगा न्यूमेटोफोरस है क्या? इसको समझाने का थोड़ा सा आपको प्रयास करते हैं। जैसे ये एक प्रकार न्यूमेटोफोरस एक प्रकार का विशेष जड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है। ये आम जड़ नहीं, आम लीची का पेड़ जो हम लोग इधर लगाते हैं वो वाला जड़ नहीं होता है। जो दलदली एरिया होता है ना, मैंग्रोव जिसको बोलते हैं, दलदली एरिया, नमी वाला एरिया जो होता है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो पेड़ उगता है उस वाले पेड़ में इस प्रकार का जड़ पाया जाता है, जिसको न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। इस जड़ का काम क्या है मेरे भाई? ये नकारात्मक जियोट्रोपिज्म का कार्य करता है। मतलब जियोट्रोपिज्म मतलब हो गया क्या? पेड़ ऊपर भागता है और जड़ नीचे जाता है पृथ्वी के अंदर। लेकिन नकारात्मक जियोट्रोपिज्म माने क्या? कि पेड़ तो ऊपर भागेगा लेकिन जड़ उसका नीचे नहीं जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी ये न्यूमेटोफोरस क्या है? एक तो ये धरती के अंदर नहीं जाता है, ये क्या करता है, जल में ऊपर ही तैरते रहता है, या फिर जल के सतह पर जाकर के ये तैरने लगता है। और ये क्या करता है, वृक्ष को श्वसन करने में मदद करता है, एक प्रकार से श्वसन जड़ है ये, तो इसी को कहा जाता है न्यूमेटोफोरस। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ गए? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जाता है। देखिए दुर्गंध का बात किया गया है, गंदगी का बात नहीं, दुर्गंध यानी महक का ये बात कर रहा है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ना मेरे भाई ऑप्शन सी होगा, सक्रिय चारकोल। आपको समझाते हैं। फिटकरी हम क्यों नहीं मिलाएंगे? फिटकरी का काम क्या है? जैसे ये मान लीजिए हमारा बर्तन है, पोट है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, तो फिटकरी जब मिलाया जाता है तो गंदे पानी को साफ करने के लिए मिला दिया जाता है। जब इसमें फिटकरी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे मोटे मोटे जितने भी गंदगी के कण होते हैं एक जगह ये एकत्रित करने का काम करता है, यही फिटकरी है। और जब ये एक जगह एकत्रित हो जाता है, मोटा मोटा कण सट जाता है आपस में आकर के, ये भारी हो जाता है, फिर जाकर के ये तली में बैठ जाता है, यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी सब साफ हो जाएगा। तो ये साफ करने का कार्य करता है। इसके अलावा ब्लीचिंग, ब्लीचिंग भी एक तरह से साफ ही करता है, लेकिन साफ के दौरान ये क्या करता है, ये कीटाणु मारने का कार्य करता है। यदि पानी में कोई गंदगी, विषाणु वगैरह, कीटाणु वगैरह मिला हुआ है तो उसको ये मारने का कार्य करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ना फिटकरी बोलेंगे ना ही ब्लीचिंग बोलेंगे, दुर्गंध दूर करने की बात कर रहा है सक्रिय चारकोल। इस नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सक्रिय चारकोल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सर कैसे दूर करते हैं सक्रिय चारकोल से? प्रक्रिया थोड़ा सा आपको बताते हैं। चारकोल पहले किसको बोलते हैं समझिए, जो लकड़ी वाला कोयला जला हुआ होता है ना, उसको बोला जाता है चारकोल, माने लकड़ी का जला हुआ कोयला। उसको क्या करता है, अच्छे से धो लिया जाता है, फिर उसको है ना महीन दाने के जैसा चूर लिया जाता है, चूर चूर के उसको पूरा छोटा कर लिया जाता है, और फिर एक कपड़े के लेयर या फिर आपका जो घर में पानी साफ करने वाला जो फिल्टर होता है उसके ऊपर अच्छे से लगा करके उसमें, या नॉर्मली समझिए अपने से फिल्टर लेयर बनाना है तो कपड़ा, एक नॉर्मल सा कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर इसका चूरा हुआ जितना भी जो ये आपका पाउडर है उसको रख दीजिए, ऊपर से एक और कपड़ा आराम से रख दीजिए। उसके बाद जब उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालिएगा तो नीचे से जो पानी निकलेगा वो दुर्गंध रहित हो जाता है, मतलब उसमें ये महक नहीं आएगा आपको गंदा वाला। समझ रहे हैं? आपका सटीक आंसर होगा सी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है? बताइए। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने से दुर्गंधता, दुर्गंधता कहने का मतलब सफ़ेद रंग का दिखाई देता है वो पानी, किसके वजह से होता है? नॉर्मली समझिएगा, देखिए इसका आंसर पहले कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैसे तो समझिए, चूने का पानी, इसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल 2, OH का होल 2। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या निकलता है? कहिएगा सर कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। और क्या निकल जाता है? प्लस में जल बाहर निकलता है। तो यही कह रहा है, चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बाहर निकलता है, यानी किसके बनने से सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है? तो भाई इसी के बनने से, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से वो सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ठीक है? बाकी ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो भाई जो दांत और हड्डी है हमारे शरीर में, वो मजबूती कहाँ से प्राप्त करता है? तो भाई कहिएगा कैल्शियम से। सर हम लोग हमेशा से पढ़े हैं कैल्शियम, है ना? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। जो एड्स होता है वो किससे होता है, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, एड्स जो है ये वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है ये एड्स, समझें। तो ये करता क्या है हमारे शरीर में, कहिएगा सर लिम्फोसाइट को ये नष्ट कर देता है। यानी कि WBC जो हमारा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्हाइट ब्लड सेल, आप सभी लोग पढ़े हैं ना, उसी का एक भाग होता है टी लिम्फोसाइट, इसको टी सेल्स भी कहा जाता है, टी सेल्स। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है उसी को जाकर के नष्ट कर देता है। मतलब अब यदि किसी को एड्स हो गया है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका कम हो जाता है, उसको तुरंत देखिएगा बुखार आएगा, सर्दी आएगा, जुकाम होगा, मतलब वो किसी भी छोटे मोटे रोग से भी वो लड़ नहीं पाता है। उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कि हम लोग WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उसी को नष्ट कर देता है जाकर के। ये कौन, एड्स का जो विषाणु होता है, तो वो लिम्फोसाइट को ही नष्ट करता है, टी सेल उसको बोलते हैं या लिम्फोसाइट उसको बोलते हैं, समझ गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट को जाकर के वो नष्ट कर देता है। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। कहने का मतलब पोलियो का वाहक क्या है, किससे फैलता है पोलियो रोग। तो भाई ध्यान रखिएगा, पोलियो जो फैलता है मेरे भाई वायरस से ही ये भी फैलता है, वायरस यानी विषाणु से, ठीक है, वायरस से ये फैलता है पोलियो। इसका एक और नाम है पोलियो का, पोलियोमेलाइटिस भी बोला जाता है। तो लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे पोलियो तो नाम शुरुआत में आ ही जाता है, पोलियोमेलाइटिस, मेलाइटिस इसको कहा जाता है। पोलियो शब्द आ गया, ध्यान रखिएगा, इसी का नाम है पोलियो का। ये वायरस से होता है और ये किस अंग को प्रभावित करता है, एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है। तो भाई ये हमारे तंत्रिका तंत्र को यानी कि नर्वस सिस्टम को, इसके अलावा हमारा स्पाइनल कोड जो होता है ना, उसको नष्ट करता है ये जाकर के, समझे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 और 2 को मिलाइए, बताइए तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर कह रहा है यहाँ पर, देखिए एनाफिलीज मादा, इसको काटने से क्या होता है, कहिए सर मादा एनाफिलीज के काटने से फाइलेरिया होता है, सॉरी मलेरिया होता है, मलेरिया, मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, कहिएगा सर फाइलेरिया होता है ना। यानी कि ए का क्या निकल गया, ए का निकल गया आपका 4, इसके अलावा बी का क्या निकल गया, कहिएगा सर बी का निकल रहा है फाइलेरिया, तो 3 बोलेंगे। रेत मक्खी, बालू मक्खी, पिछले क्लास में आप सभी को बताया था ना, बालू मक्खी के काटने से काला जार होता है, कहिएगा हाँ सर, तो सी का आंसर आपका 1 निकल गया। और सीसी मक्खी कहता है, ये इससे क्या होता है, नींद की बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा नींद आता है इंसान को, तो सीसी मक्खी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी का क्या हो जाएगा, कहिएगा सर डी का 2 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर जी डी में दे रखा है, याद रखिएगा, इस प्रकार से मिलान करने वाला देता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो व्यावसायिक नाइट्रिक एसिड होता है इसको रंगीन करने के लिए लिया जाता है उपयोग में, बताइए तो। नाइट्रिक अम्ल रियल में रंगहीन होता है, उसमें कलर का पता नहीं चलेगा किस कलर का वो है, समझे, वो रंगहीन होता है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला तो पहले लिखिए, HNO3 होता है। इसका उपयोग होता है जैसे विस्फोटक कोई पदार्थ बनाया जाता है उसमें होता है, खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मली समझिए जो सोना चांदी का जेवर होता है उसमें जो गंदगी बैठ जाता है तो साफ देखिएगा, जाइएगा जेवर वाले के पास कि भाई इसको साफ कर दीजिए, वो सफाई जो करता है उसमें भी नाइट्रिक एसिड का ही यूज किया जाता है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा देखिएगा जो लिक्विड होता है वो थोड़ा पीला पीला दिखाई पड़ता है, तो रियल में वो पीला नहीं होता है, बाद में उसको पीला किया जाता है ताकि वो दिखाई पड़े। तो उसमें पीलापन लाने के लिए क्या मिलाया जाता है कि सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 बोल सकते हैं हम लोग, समझ गए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिएगा अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट का क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, किसने दिया था, बताइए। आनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बेटसन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, बेटसन। इसके अलावा आपका एक जोहानसन वाला पूछा जाता है, जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया है, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे जीन, जीन शब्द किसने दिया है, जोहानसन ने दिया है। और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता शब्द किसने दिया है, बेटसन ने दिया है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन मैंने दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, दोनों पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका होमवर्क है तो इसका जवाब सभी को कमेंट में बताना होता है। रुधिर क्या है बताइएगा, रुधिर माने ब्लड, ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर इसके अलावा प्रजनक ऊतक है, तो बताना है कमेंट करके आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा अभी आप सभी को क्या करना है, अपने नाम के साथ अपना स्कोर लिखना है कि हाँ सर मेरा 20 में से इतना क्वेश्चन सही हुआ, और साथ में इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा ABCD जो भी होगा वो आप साथ में लिख देना है आप सभी को, ठीक है। अगले वीडियो में आपका भी नाम ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाकी चीज़ें, अच्छा हाँ PDF के बारे में बता देते हैं। यदि आपसे लोग PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट में भी हम पिन कर दिए हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा BK स्टडी कॉर्नर, तो भी वहाँ पर मिल जाएगा। 400 प्लस उसमें जो है फॉलोवर वगैरह है,
तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको वहाँ पर PDF मिल जाता है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारा क्लास दिख जाएगा। अभी तक डिलेट के जितने भी क्लास कराए हैं आप सभी के लिए 2026 में सारा क्लास दिख जाएगा, एक एक करके सबको लगा लीजिएगा। यदि आप नए छात्र हैं नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।